नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं जन्म कुंडली के 6, 8, 12 भाव के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 6, 8, 12 भाव क्या अशुभ प्रभाव देने वाला भाव माना जाता है और यह कब शुभ प्रभाव देने की स्थिति में आ जाता है। यानी जन्म कुंडली के बारे में जो हम एक मत बना रखे हैं कि छठा, 8वां और 12वां भाव एक अशुभ भाव है। तो आज के इस वीडियो में हम भली भांति जानेंगे कि छठे भाव से क्या देखते हैं, 8वें भाव से क्या देखते हैं और 12वें भाव से क्या देखते हैं। साथ ही साथ यह जानेंगे कि इन भाव में बैठे कौन से ग्रह शुभ फल देने की स्थिति में आ जाते हैं एवं कौन से ग्रह अशुभ फल विशेष रूप से देते हैं। यानी अशुभ भाव में भी कुछ न कुछ ग्रह शुभ फल भी देते हैं। इन सारी बातों को लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में। तो आइए बिना विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप उदाहरण जन्म कुंडली में देख रहे हैं कि किसी भी कुंडली में 12 भाव होता है। यहाँ जब पहला अंक लिखा है यह लग्न भाव होता है। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यह 12 भाव की कुंडली होती है। इसमें यह जो छठा भाव हो गया, यह 8वां और यह 12वां, इन 3 भावों के बारे में एक एक कर जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इन भाव से क्या देखते हैं, यानी इन भाव का कारकत्व किन चीज़ों पर है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं छठे भाव के बारे में। यह जानते हैं कि जन्म कुंडली का छठा भाव क्या कारकत्व रखता है, यानी किन चीज़ों का आकलन जन्म कुंडली के छठे भाव से किया जा सकता है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि जन्म कुंडली का छठा भाव सेवा कार्य करने, कार्य को करने का, शरीर का स्वास्थ्य, आप जिनके साथ काम करते हैं उनके साथ आपका कैसा संबंध है इत्यादि बातों को जानने के लिए छठे भाव को देखते हैं। रोग, व्याधि, दुख, कष्ट, खासकर जो चिंता और भावनात्मक दुख से उत्पन्न हुआ रोग हो उसका आकलन के लिए हम छठा भाव का आकलन करते हैं। साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता हो, इसका स्तर क्या आपके शरीर में है और कौन सा रोग व्याधि आपको हो सकता है, किन रोग की वजह से आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है इत्यादि सारी बातों का आकलन छठे भाव से देखते हैं। साथ ही साथ ऋण का, शत्रु का, कोर्ट मामले, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, खर्च की प्रवृत्ति, नौकरी, व्यवसाय, पार्टनर इत्यादि चीज़ों का आकलन छठे भाव से करते हैं। यहाँ जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो शुभ मानी जाती है। जैसे सेवा करने, कार्य करने का जो आकलन छठा भाव से किया जा सकता है, छठे भाव के स्वामी के शुभ होने से इन चीज़ों में कुछ न कुछ शुभ फल विशेष रूप से देखने को मिलता है। वहीं रोग, व्याधि, दुख, कष्ट यानी शारीरिक क्षमता से जुड़े हुए जो चीज़ों का आकलन हम करते हैं, तो छठे भाव में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो छठे भाव को बलवान बनाते हैं, जिसके वजह से रोग व्याधि से आप बचते हैं। यानी छठा भाव में भी कुछ ग्रह शुभ फल देते हैं और कुछ ग्रह अशुभ फल देते हैं। आइए एक एक कर जानते हैं कि छठे भाव में मंगल, शनि, राहु क्या प्रभाव देते हैं और बुध और चंद्रमा क्या प्रभाव देते हैं। सबसे पहले बात करें अगर मंगल की, तो छठे भाव में मंगल आपको लगनशील, कार्यशील बनाता है। रोग व्याधि, ऋण, शत्रु इत्यादि से बचाव का कार्य करता है। छठा भाव में यदि मंगल विराजमान हो तो यह अशुभ प्रभाव नहीं देता है। वहीं शनि भी छठे भाव में विराजित होना एक शुभ स्थिति मानी जाती है। शनि जब छठे भाव में विराजित होते हैं, ऐसे व्यक्ति रोग, ऋण, शत्रु से बचे रहते हैं। जीवन में शनि के प्रभाव से कहीं ना कहीं शारीरिक बल में अधिकता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, जिसके वजह से इन्हें इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। राहु का भी छठा भाव में बैठना एक शुभ प्रभाव देने वाली स्थिति मानी जाती है। यानी राहु भी छठे भाव में बैठकर कुछ न कुछ शुभ फल आपको अवश्य देते हैं। यानी छठा भाव जिसे हम अशुभ भाव कहते हैं, यहाँ मंगल, शनि और राहु का विराजित होना जीवन में शुभ फल भी देता है। दूसरे ग्रह अगर बुध की बात की जाए तो बुध यूं तो छठे भाव में एक अशुभ प्रभाव देने वाली स्थिति मानी जाती है, परंतु लाल किताब के अनुसार छठे भाव में विराजित होकर बुध अत्यंत शुभ फल देने की स्थिति में आ जाता है। लाल किताब ऐसा मानता है कि हर एक व्यक्ति की कुंडली मेष लग्न से बनाकर, यानी 1 नंबर से बनाकर यह 12 घर में राशियों को लिख दिया जाता है और सिर्फ घर का ही यानी भाव का ही आकलन होता है।
यहाँ छठा भाव में 6 का अंक आने की वजह से बुध जब यहाँ विराजित हो जाते हैं तो यह उच्च राशि का बन जाते हैं। यानी लाल किताब के अनुसार बुध का छठे भाव में विराजित होना जीवन में मन, बुद्धि एवं गुना, गणित जैसे चीजों के बुद्धिमत्ता के बल पे सफलता और उन्नति विशेष रूप से देते हैं। हालांकि चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा का छठे भाव में विराजित होना कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर बाधा, विघ्न और कष्ट खड़ी करता है। माता से लगाव में कमी, माता के स्वास्थ्य में बाधा, विघ्न जैसे अनेक अशुभ प्रभाव आपको देखना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि छठा भाव में कुछ ग्रह, अशुभ ग्रह शुभ फल देने की स्थिति में भी आ जाते हैं और कुछ ग्रह अशुभ फल विशेष रूप से देते हैं। छठे भाव के बाद हम चर्चा शुरू करते हैं 8वें भाव के बारे में। 8वें भाव से क्या देखते हैं, यानी 8वें भाव का कारकत्व क्या है, किन चीजों का आकलन 8वें भाव से कर सकते हैं, 8वां भाव कब अशुभ प्रभाव देता है और कब शुभ प्रभाव देता है। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि 8वां भाव मृत्यु और पूर्ण जन्म का भाव माना जाता है। यह आध्यात्मिक उन्नति, प्रगति, जन्म, मृत्यु और मृत्यु उपरांत जीवन को नियंत्रित करता है। यानी इन चीजों को जानना हो तो 8वें भाव का आकलन किया जाता है। इसके साथ ही साथ पुनर्जन्म से प्राप्त संस्कार जिसका प्रभाव इस जीवन पर भी हो, यानी इस जीवन में जो आपकी आदतें हैं यदि वह पूर्व जन्म के संस्कार की वजह से हैं या नहीं हैं, इन दोनों चीजों का आकलन अष्टम भाव से करते हैं। कुछ खास आदतें जो आप अपने जीवन में अपना रखा है उसका सीधा सीधा संबंध अष्टम भाव से होता है। साथ ही साथ यह भाव पराविज्ञान, तंत्र मंत्र से जुड़े कार्य जैसे ज्योतिष विद्या, गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र के कार्य, कोई पूजा पाठ के द्वारा चमत्कार के ज्ञान जैसे चीजों में आपकी रुचि रहती है। यह गहराई, रहस्य और परिवर्तन का भी भाव माना जाता है। इसके साथ ही साथ कि मृत्यु कब, कैसे और कहाँ होगी इसका आकलन करने के लिए भी अष्टम भाव का आकलन किया जाता है। यानी अष्टम भाव मृत्यु और मृत्यु के उपरांत जो जीवन होता है उन दोनों चीजों के बारे में बताता है। साथ ही साथ यह भाव आपको गूढ़ विद्याओं में रुचि को बताता है। इस भाव में गुरु का विराजमान होना आध्यात्मिक क्षेत्र में विशेष उन्नति और प्रगति देता है। जबकि राहु यहाँ विराजमान हो तो आपको तंत्र मंत्र इत्यादि क्षेत्रों में रुचि भी रहती है और सफलता भी प्राप्त होती है। वहीं शनि यहाँ विराजमान हो तो यह भी अनेक प्रकार के शुभ फल देते हैं। शनि के साथ साथ मंगल का इस भाव में विराजमान होना कहीं ना कहीं अशुभ फल देता है। यानी अष्टम भाव में यदि मंगल विराजित हो तो यह आपके लिए अशुभता विशेष रूप से देता है। ऐसे भी ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव में मंगल विराजित होकर मांगलिक दोष का भी निर्माण करते हैं जो विवाह और वैवाहिक संबंधों के लिए शुभ नहीं माने जाते। इसके साथ यदि चर्चा की जाए चंद्रमा के बारे में तो चंद्रमा का भी अष्टम भाव में विराजित होना अशुभता का प्रतीक होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी आप चंद्रमा यदि अष्टम भाव में विराजित हैं तो चंद्रमा को निर्बल मानते हैं। साथ ही साथ लाल किताब कहता है कि किसी भी पत्रिका को मेष लग्न बनाकर यह 12 भाव में अंकों को लिख लेते हैं। तो इसके आधार पर यदि हम अंक लिखते हैं तो यहाँ अष्टम भाव में 8 का अंक आ जाएगा और यदि चंद्रमा यहाँ विराजित हो तो 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि के चंद्रमा नीच राशि के माने जाते हैं और चंद्रमा नीच राशि में जाने से अशुभ फल विशेष रूप से देते हैं। यानी अष्टम भाव में चंद्रमा का विराजित होना कहीं ना कहीं मानसिक समस्याओं को जन्म देता है। मानसिक चिंता, उदासी, डिप्रेशन, अत्यधिक सोच विचार जैसे अनेक अवगुण आपको अपने जीवन में देखना पड़ सकता है। अष्टम भाव के बाद आइए हम चर्चा करते हैं द्वादश भाव यानी 12वें भाव के बारे में। यह जो भाव होता है या 12वां भाव होता है, यह भाव व्यय, किसी चीज का अंत, समाप्ति के संबंध में, दुख, कष्ट, बाधा, विघ्न, खर्च और नुकसान, बंधन जैसे चीजों को बताता है। यानी इन चीजों का आकलन 12वें घर से किया जाता है। यह भाव मन में छुपी हुई इच्छा को, विदेश यात्रा को, मृत्यु के उपरांत जीवन या मोक्ष इत्यादि के बारे में बताता है। यानी द्वादश भाव से हम मन में छुपी इच्छाओं को जान सकते हैं, विदेश यात्रा होगी कि नहीं इन चीजों को जान सकते हैं। साथ ही साथ मृत्यु उपरांत जो जीवन होता है या मोक्ष जो प्राप्ति
संभव है या नहीं है इत्यादि बातों का आकलन द्वादश भाव यानी 12वें भाव से करते हैं। साथ ही साथ यह भाव डर, चिंता, गलतफहमी, संदेहहीन भावना जैसे चीजों को बताता है। यहाँ अशुभ ग्रह यदि विराजित हो जाते हैं तो व्यय और खर्च की अधिकता को दर्शाते हैं। यानी 12वें भाव का संबंध इन चीजों से है। इन चीजों के आकलन करने के लिए हमें 12वां भाव का आकलन करना चाहिए। 12वां भाव में शनि का विराजमान होना कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ शुभ फल अवश्य देता है। शनि यहाँ विराजित हो तो आपको जीवन में धन संपदा में लाभ दिखता है। वहीं राहु का यहाँ विराजित होना या केतु का यहाँ विराजित होना विदेश यात्रा का योग बनाता है। जबकि मंगल यदि यहाँ विराजित हो तो कुछ विशेष शुभ फल नहीं देते हैं, कुछ न कुछ वैवाहिक संबंधों को लेकर अशुभ प्रभाव देते हैं। वहीं शुक्र और बुध को 12वें भाव में जाना अत्यंत शुभ माना जाता है। शुक्र 12वें भाव में जाकर विशेष लाभ देते हैं। लाल किताब के अनुसार भी यहाँ पर विराजित होकर शुक्र 12 नंबर के शुक्र कहे जाएंगे, यानी उच्च राशि के शुक्र कहे जाएंगे। यहाँ जब शुक्र विराजित होते हैं तो धन संपदा, भोग विलास, सुख सुविधा जैसे अनेक चीजों को देने में समर्थ हो जाते हैं। वहीं बुध का यहाँ विराजित होना भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुछ न कुछ अच्छा और शुभ फल देने वाला माना जाता है। यानी बुध भी 12वें घर में विराजित होकर जीवन में शुभ फल विशेष देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जन्म कुंडली के छठा, 8वां और 12वां भाव का कारकत्व किन किन चीजों पर होता है, इन भाव में शुभ ग्रह के विराजमान होने से क्या प्रभाव पड़ते हैं एवं अशुभ ग्रह के विराजमान होने से क्या प्रभाव पड़ते हैं। ये ग्रह जब इन भाव में विराजित होते हैं तो कुछ निर्बल अवश्य हो जाते हैं, परंतु शास्त्र की बात की जाए तो कुछ ग्रह यहाँ विराजित होकर शुभ फल अवश्यमेव देते हैं। हालांकि आज के इस समय में छठे, 8वें और 12वें भाव को अत्यंत अशुभ भाव मान लिया गया है, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं है। छठा, 8वां, 12वां भाव के कारण भी जीवन में अनेक सफलता और उन्नति प्राप्त होती है। आगे आने वाले वीडियो में मैं चर्चा लेकर आऊँगा छठे, 8वें और 12वें भाव के जो स्वामी बनते हैं वे ग्रह किस स्थिति में जन्म कुंडली में विराजित हों कि विशेष लाभ देने की स्थिति में आ जाते हैं, और किन ग्रहों के साथ ये ग्रह योग बनाकर, यानी छठा भाव के स्वामी, 8वें भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी किसी अन्य ग्रह के साथ जब योग बनाते हैं तो कहाँ शुभ और कहाँ अशुभ फल देते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि इस चैनल पर आने वाले ज्ञानप्रद जानकारी आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।